एक पिता की हैसियत। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक पिता की हैसियत। अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हैं आप? आपसे कहा था ना कि अपने कमरे से मत निकलना। खुद तो सर रहे हैं, हमें भी यह बीमारी देंगे क्या? जाइए अंदर। आंचल ने चिल्लाते हुए कहा। बहू, मैं बाहर नहीं आना चाहता था, पर मेरे जग में पानी खत्म हो गया है और यह सूखी रोटियां बिना पानी के निकल नहीं जाती। आंचल के ससुर अभिषेक जी ने कहा। इतने में अभिषेक जी का बेटा मोहित आकर आंचल से कहता है, आंचल, तुमने सब्जी बहुत ज़्यादा दे दी थी मुझे, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। वैसे थोड़ा हिसाब से बनाया करो ताकि खाने की बर्बादी न हो। अरे बर्बादी क्यों होगी, ये बूढ़ी है ना। यह कहकर आंचल आंगन में जाकर एक टूटी नारियल की कटोरी ले आती है, जिसमें न जाने कब से बरसात का पानी भरा हुआ था, इसलिए काय भी लग गई थी। वह कटोरी लाकर उसमें मोहित की थाली से बची सब्जी डालकर अभिषेक जी को देकर कहती है, यह लीजिए, आज आपकी किस्मत अच्छी थी जो सब्जी नसीब में आ गई। चाहिए इससे रोटी खा लीजिए। फिर बहू, यह तो कितनी गंदी कटोरी है, इसमें मैं कैसे खा सकता हूँ? इसमें से तो बदबू भी बहुत आ रही है। तुम मोहित की कटोरी ही मुझे दे देती। अभिषेक जी ने कहा। क्या कहा आपने? इनकी कटोरी दे देती? अपने पैर के घाव को नहीं देखते क्या? आप सर गए हैं। अरे मेरा बस चले तो आपको ज़मीन पे खाना दे दो। यह कहकर आंचल चली जाती है। अभिषेक जी भी चुपचाप उस गंदे नारियल की कटोरी लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं, पर इसलिए बदबू से वो सब्जी खा नहीं पाते और उस दिन सूखी रोटी ही खा लेते हैं। अगले दिन आंचल मोहित से कहती है, सुनिए जी, अपने बाप का कुछ कीजिए, उनका वो घाव देखकर तो मुझे उल्टी आती है। तो क्या चाहती हो उनके उस घाव का इलाज में अपना घर बेच दूँ? तुम्हें पता भी है यह कितना खर्चा होगा? मोहित ने कहा। अरे मैं तो कह रही थी कि किसी सरकारी अस्पताल में रखाओ अपने बाबूजी को, कम से कम हमें तो कोई खतरा नहीं होगा। आंचल ने कहा, कितनी बार तो देखा है तुमने, सरकारी अस्पताल में बस ड्रेसिंग करके छोड़ देते हैं, पता नहीं कौन सा घाव है, सुगन का नाम ही नहीं ले रहा। मोहित ने कहा, अभिषेक जी के पैर में एक घाव हो गया था जो कि काफ़ी दिनों से था। खून भी बहता रहता था। सरकारी अस्पताल में सफाई करके घर भेज देते थे और कुछ दवाइयाँ और मरहम खरीदने को कहते थे, पर मोहित कोई दवाई या मरहम नहीं लाता था। तो घाव अभिषेक जी जैसे से किसान थे, उन्हें पेड़ पौधे के बारे में काफ़ी जानकारी थी। जब भी उनके घाव में तेज दर्द होता, वो झाड़ियों में से कोई जड़ी बूटी पत्ते लाकर घाव पर रख लेते थे। इससे उन्हें दर्द में काफ़ी आराम मिलता, पर घाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा था। एक दिन रात को अभिषेक जी के घाव का दर्द काफ़ी तेज हो गया। पहले तो वो काफ़ी देर तक आते रह गए, उन जड़ी बूटी पत्तों को भी लगाया, पर जब दर्द बढ़ता ही गया तो वो गए मोहित को जगाने के लिए। बेटा, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अभिषेक जी ने दरवाज़ा पीटते हुए कहा। वो इस बूढ़े को कभी चैन नहीं मिलता। फिर आंचल ने मोहित को जगाते हुए कहा, उठिए न, देखिए आपके बाप को क्या हो गया है, पता नहीं क्यों इतना चिल्ला रहा है, मरता भी नहीं है यह बुढ़ा। तुम सो जाओ, चुपचाप, चिल्लाने दो उन्हें। इसके लिए अपनी नींद खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको तो कोई काम धाम है ही नहीं, पर हमें तो है ना, मोहित ने कहा। अभिषेक जी अपने दर्द से परेशान रसोई में जाकर थोड़ी हल्दी और बर्फ अपने घाव पर लगाने लगे। सुबह जब आंचल रसोई में देखती है कि हल्दी के डब्बे खुले हैं और बर्फ का ट्रे भी फ्रिज के बाहर पड़ा होता है, तो वह सीधे अभिषेक जी के कमरे में अपना मुंह ढक कर जाती है। तो देखते हैं कि अभिषेक जी के पैरों में हल्दी की पट्टी बंधी है, तो उसका खून खोल पड़ता है और वो कहने लगती है, बुढ़े तेरी हिम्मत कैसे हुई रसोई में जाकर वहाँ के सामानों को हाथ लगाने की?
अब तो तुझे कोई फैसला करना भी पड़ेगा। यह कहकर वो कमरे को बाहर से ताला लगा कर चली जाती है। लगभग 1-2 घंटे बाद मोहित कुछ आदमियों के साथ आता है और इससे पहले अभिषेक जी कुछ समझे और कह पाते, वे आदमी अभिषेक जी को उनके खाट समेत उठाकर ले जाने लगते हैं। अरे ये सब क्या कर रही हो बेटा, कहाँ ले जा रही हो मुझे? नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा। अभिषेक जी ने रोते रोते कहा, घबराइए मत, आपकी अर्थी नहीं निकल रहा है, बस आपका इंतजाम बाहर गाय के तबेले में कर रहा हूँ। पता नहीं कौन सी बीमारी लेकर बैठे हैं, खुद की तो उम्र गुजर गई है पर हमारी उम्र बनने की थोड़ी ना है। अब से आप यहीं रहेंगे और खबरदार जो घर के अंदर आने की हिम्मत भी की। मोहित ने यह कहा और अभिषेक जी को तबेले में रख कर चला गया। कड़ाके की ठंड, ऊपर से तबेला भी धूल मिट्टी से भरा हुआ। सालों पहले एक गाय हुआ करती थी जिसके लिए तबेला बनवाया गया था। आज से अभिषेक जी का वो घर बन गया। खैर अभिषेक जी और करते भी क्या बेचारे, वो चुपचाप वहीं लेट गए। वो खाने के लिए आंचल को न जाने कितनी ही बार आवाज़ दिए पर जैसे सुनकर भी नहीं सुनती थी। कई बार आवाज़ देकर जब अभिषेक जी थक जाते तब आंचल खाना लेकर बाहर आती और उन्हें ऐसे सरकाकर अभिषेक जी को देती जैसे पता नहीं कोई छूत की बीमारी हो उन्हें। कई बार तो आंचल खाना देती भी नहीं थी तो इस पर अभिषेक जी घर के बाहर निकल जाते, क्योंकि पड़ोसियों से खाना मांगने में भी उन्हें शर्म आती थी तो वो बाजार की दुकानों में जाकर खाना मांगते। कभी कोई तरस खाकर खाना खिला देता तो कभी उन्हें दिन भर खाना नसीब नहीं होता। एक दिन आंचल से कहती है, या आपके बाप न मरते हैं और न ही हमें चैन से जीने देते हैं, दिन भर घर पर खाना करते रहते हैं और उस पर भी उनका पेट नहीं भरता तो वो बाजार में दुकानों पर जाकर भी भीख मांगती है। सच में परेशान हो गई हूँ इस बुढ़े से, मन तो करता है कि उसके खाने में जहर ही मिला दूँ। जब आंचल मोहित से यह सारी बातें कर रहे थे तभी अभिषेक जी बाहर से आते हैं और उन्हें देखकर मोहित का गुस्सा भड़क उठता है। उसने अंदर आते ही अपने पिता को धक्के देकर घर से निकाल कर कहा, आ जाइए, यहाँ जहाँ जाना हो आपको खाना मिलता है, वहीं रहने का इंतज़ाम भी कर लीजिए। अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा ऐसा मत कर, कहाँ जाऊँगा मैं, मुझ पर रहम कर, तेरा पिता हूँ मैं। अब से मैं कभी बाहर नहीं जाऊँगा, माफ़ कर दे मुझे। अभिषेक जी ने काफ़ी गिड़गिड़ाया पर मोहित का दिल नहीं बसीजा। रोते रोते अभिषेक जी सड़क पर चले जा रहे थे। ठंड का मौसम था तो थोड़ी धूप देखकर संग अभिषेक जी बाजार में एक पौधा बेचने वाले के बगल में बैठ गए। मैले कुचली धोती कमीज, घाव, पाँव में हल्दी की पट्टी और आंखों में आंसू लेकर वो वहीं बैठकर सोचने लगे कि अब वो कहाँ जाए, क्या करे। तभी उसी पौधे बेचने वाले के पास एक आदमी रुकता, कहता है, भैया यह पौधा गमले में लगेगा क्या, और इसे लगाने का कोई अनोखा तरीका होता है क्या? मैंने सुना है। अरे नहीं नहीं, कोई अनोखा तरीका नहीं होता और इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। यह बहुत ही अच्छे बीज से पनपता हुआ है। पौधा बेचने वाले ने कहा, नहीं बेटा, यह पौधा गमले में नहीं उगेगा और अगर फिर भी उगाना भी चाहते हो तो गमले में तो मिट्टी से जरा गोबर मिला देना, शायद उग जाए। यह पौधा धूप बहुत पसंद करता है, इसलिए इसे धूप में रख देना। अभिषेक जी ने जब पौधे के बारे में उन लोगों को बात करते सुना तो उनसे रहा नहीं गया और वो अपना दुख भुलाए उसे पौधे की खासियत बताने लगे। अरे वाह काका, लगता है आपको पेड़ पौधों की काफ़ी जानकारी है। वैसे क्या करते हैं आप? उस खरीदार ने पूछा। हाँ बेटा, किसान हो तो पेड़ पौधों में रुचि तो होगी ही। अभी फिलहाल तो सड़क की धूल चाट रहा हूँ। अभिषेक जी ने कहा, काका मेरे एक दोस्त को माली चाहिए, आप करोगे वो काम? खरीदार अमित ने पूछा। बेटा तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, यह जो मेरा घाव है इसकी वजह से मेरे बेटे ने जब मुझे नहीं रखा तो कोई दूसरा क्या ही रखेगा। अभिषेक जी ने कहा,
सिर्फ घाव की वजह से बेटे ने निकाल दिया, या आजकल के बच्चे भी ना इलाज हुआ था कभी आपका? काका अमित ने पूछा। लेकिन गया था सरकारी अस्पताल में मेरा बेटा, बस वो पट्टी बदल कर घर भेज देते हैं, कोई दवाई बेटे ने खरीदा नहीं, बस तभी से ऐसा ही है, अभिषेक जी ने कहा। अमित को अभिषेक जी की बात पे तरस आ गया और वह उन्हें अपने साथ एक क्लिनिक पर ले गए और वहाँ उनकी मरहम पट्टी के बाद कुछ दवाई दे गई। फिर अमित अभिषेक जी को अपने साथ अपने घर ले गया और कहा, काका अब आप यूँ सड़क पे नहीं रहोगे, आपके रहने और काम का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। मैं चाहता हूँ आप आत्मसम्मान के साथ खुद के बल बूते पे जिए। लानत है ऐसे बच्चों पर जिन्हें अपने माता पिता की बिल्कुल भी कदर नहीं। काका आप काम तो कर लेंगे ना? पहले मैं बाजार में बैठा सोच रहा था कि मैं कब कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, और भगवान को अपने पास बुलाने के लिए प्रार्थना भी कर रहा था। पर देखो भगवान ने मेरी प्रार्थना कैसे स्वीकार की। बेटा, यह किसान कभी मेहनत से नहीं डरता और किसी पर बोझ बन के रहने से खुद मेहनत करके जीना ज़्यादा पसंद होगा मुझे, अभिषेक जी ने कहा। अभिषेक जी के लगातार इलाज और दवाई से उनका घाव सूख गया और वो अब हष्ट पुष्ट भी दिखने लगे। फिर अमित के साथ वो एक बड़े से घर में गए। देख यार, किसे लाया हूँ अपने साथ, तुझे अपने बगीचे के लिए एक माली चाहिए था ना? तो यह है, अमित ने अपनी दोस्त रमेश से कहा। अच्छा, आपको बागवानी अच्छे से तो आती है ना? वो क्या है ना, मुझे अपने बगीचे को हमेशा लहराता देखना अच्छा लगता है, पर क्या करूं, जिसे भी यहाँ पर रख कर जाता हूँ वह बस आराम और लापरवाही करता है। नतीजा मेरा बगीचा बंजर का बंजर ही पड़ा है। रमेश ने कहा, बेटा तुम यहाँ नहीं रहती हो क्या? अभिषेक जी ने पूछा। नहीं काका, मेरा दोस्त विदेश में रहता है, यह घर उसके पापा का है और अंकल को अपने इस घर और बगीचे से बड़ा प्यार था। यह यहाँ नहीं रहता, पर इस घर की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, साफ सफाई, बागवानी, सब कुछ। पर मैं भी पूरे दिन तो यहाँ नहीं बैठ सकता ना, और इस बात का फ़ायदा यहाँ के सभी बेचारे उठाते हैं। कहते हैं यहाँ की मिट्टी सही नहीं है, जबकि अंकल के समय क्या रौनक हुआ करती थी इस बगीचे की। अमित ने कहा, मैं तो फिर चला जाऊंगा तो आपको यह जिम्मेदारी देकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अमित को आप पर विश्वास है, तो मैं भी आपका काम देखना चाहूँगा और मैं साल में एक बार भी आता हूँ, रमेश ने कहा। रमेश के जाने के बाद अभिषेक जी ने न सिर्फ बगीचा बल्कि पूरे बंगले की काया पलट कर दी। उन्होंने उनके रहते किसी को भी लापरवाही करने की फुर्सत नहीं मिलती। दिन बीत गए और बीत गया साल। जब रमेश अपनी बंगले में वापस आया, उसे अपना बगीचा देखकर खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं आया। उसने पहले बगीचे की फ़ोटो और वीडियो देखी थी, पर अपनी आंखों से देखकर वो ज़्यादा खुश था। रमेश का बेटा सोनू ऐसी फुलवारी देखकर अभिषेक जी से कहता है, दादू आपने यह सब कैसे किया? आपको पता है, आप अपने गार्डनिंग के तरीके अगर यहाँ पर बताएंगे आप काफ़ी फेमस हो जाएंगे। अरे बेटा, मुझे कहाँ आता है यह सब, मैं तो बस मिट्टी, बीज, फल, पेड़ पौधे के बारे में ही जानता हूँ और इसे करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। अभिषेक जी ने कहा, आप चिंता मत करो दादू, आपको अपना पसंदीदा काम ही करना है। बस वीडियो और चैनल तो मैं बनाऊंगा और आपको सिखा भी दूंगा। देखना, जब आपको लोग गाइडिंग करते देखेंगे और सीखेंगे, आप कितने मशहूर हो जाएंगे। सोनू ने कहा। सच में सोनू ने अभिषेक जी का वीडियो और चैनल बनाया और सबकी आशा से बढ़कर अभिषेक जी कम समय में इतने चर्चित हो गए कि लोग अब उन्हें पहचानने लगे थे। उन्हें देश विदेश से फ़ोन आने लगे अपनी तकनीक बताने के लिए, क्योंकि उनके पेड़ पौधा जड़ी बूटी के बारे में भी ज़्यादा ही जानकारी थी, तो उस पर भी वो वीडियो बनाने लगे। अब अभिषेक जी के पास नाम, पैसा, सब कुछ था। तभी रमेश ने उनसे कहा, मेरा यह बंगला मैं बेचना तो नहीं चाहता था, पर इतनी दूर से इसका
ध्यान रख पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए मैं यह बंगला अब आपको बेचना चाहता हूँ, क्योंकि जो इंसान बिना इसका मालिक बने इसका इतना ख्याल रख सकता है तो वो इसका मालिक बनकर कितनी ही हिफाजत करेगा। अब यह सही हाथों में है और इसे खरीदने में मैं आपसे कोई बाजार का भाव नहीं लूँगा। आपकी जितनी बन पड़े दे दीजिएगा। बेटा, जब मुश्किल घड़ी चल रही थी तुमने मुझ पर बड़ा सहारा दिया और अब मुझ पर विश्वास कर अपने पिता की दरबार दे रही हो। तुम्हें कैसे इसका वाजिब कीमत नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान के दया से इस घर से ही मेरे रोजगार का साधन मिला है। तो यह घर मेरे लिए भाग्य लक्ष्मी है। तुम तो बस दूर जाकर भी इसे अपना ही घर समझना और इसके द्वारा तुम्हारे लिए हमेशा ही खुले रहेंगे। अभिषेक जी ने कहा। रमेश के जाने के बाद अभिषेक जी ने उस घर के बचे हिस्से में भी बागबानी शुरू कर दी और जड़ी बूटी पेड़ पौधे लगाने लगे। साथ ही साथ उन्होंने एक नर्सरी भी खोल लिया, क्योंकि वो एक जाने मानी हस्ती बन गए थे तो उनकी नर्सरी में हमेशा ही भीड़ लगी होती थी। कुछ तो बस उनके साथ फोटो खिंचवाने आते थे। एक दिन सुबह कुछ लोग मोहित के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एक आदमी उनसे कहता है, यह घर खाली करने का नोटिस है। आपको 1 हफ्ते में यह घर खाली करना है। कौन है जो हमारे घर से हमें ही निकाल लेंगे? हम कोई किरदार है क्या? यह हमारा घर है। आंचल मोहित के पीछे से निकलते हुए कहती है, देखिए हम नहीं जानते, हमें तो यह कोर्ट के नोटिस के हिसाब से ही चलना है। कोर्ट के मुताबिक यह घर जिनका है उन्होंने आप पर जबरन यह घर हथियाने का आरोप लगाया है। उस आदमी ने कहा, अरे जाओ, खूब समझता हूँ आजकल के फ्रॉड को। जितना घर था वो तो सालों पहले गुजर चुके हैं। वो मेरे पिताजी थे। यह त्रिकोण की तस्वीर तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही आकर हम कुछ भी कह देंगे और हम मान लेंगे? भाग जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुला देंगे। मोहित के ऐसा कहते ही अभिषेक जी पीछे से कहते हैं, पुलिस बुला लोगे तो खुद ही फंस जाओगे बेटा। वैसे भी मैं बुला लिया हूँ पुलिस को, क्योंकि मुझे पता था तुम लोग इतनी आसानी से ये घर खाली नहीं करोगे। अच्छा तो आप जिंदा हैं, पर आप साबित कुछ भी नहीं कर सकते। घर के कागजात मेरे पास है और मैं पुलिस वकील सबको पैसे देकर यह घर अपने नाम कर लूँगा। अब आपके पास इतने पैसे तो है नहीं, आपको इतने सालों बाद आना बेकार ही जाएगा। मोहित ने कहा, तब तक पुलिस आ जाती है। इससे पहले कोई कुछ कहता मोहित पुलिस को एक किनारे आने को कहता है और फिर वो पुलिस से कहता है, सर ये मेरे पिता हैं, सालों पहले घर छोड़कर भाग गए थे और उनकी दिमागी हालत भी सही नहीं है। अभी इतने सालों बाद यह मेरा घर है, चिल्ला रहे हैं। आप चाहे तो मुझे कुछ ले देकर इनको निपटा दीजिए। ऐसे में पागल की बात का कोई क्या वैल्यू करेगा? अरे हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अपने हिसाब से निपटाता हूँ इस केस को। या कहकर पुलिस अभिषेक जी के पास जाकर कहता है, नमस्ते सर जी, आपके बंगले के चर्चे तो काफ़ी है, फिर इस छोटे से मकान का क्या करेंगे? अरे बेटा, इस मकान को मैं भले दान में दे दूँ पर इस नालायक को नहीं दूंगा, क्योंकि यह इसके लायक ही नहीं है। अभिषेक जी का ऐसा कहते ही पुलिस कहती है, मोहित जी आपको तो यह घर अब खाली करना ही पड़ेगा। अरे भाई, इन्होंने जब कह दिया कि इन्हें आपको नहीं रखना, फिर हम कौन होते हैं इन्हें रोकने वाले? वैसे भी इतने बड़े लोग जब कह रहे हैं तो गलत थोड़ी ना होगा। इतने बड़े लोग, लगता है कोई गलत फहमी हुई है आपको, यह एक मामूली लोग है। मोहित ने पुलिस से कहा, लगता है आपको देश दुनिया की खबर नहीं कि आज के बहुत बड़े गार्डन यूट्यूबर हैं। सिर्फ इस शहर के ही नहीं, देश दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं। इस शहर में इनका बंगला ही करोड़ों का है, फिर यह मकान चाहते हैं तो जरूर इसकी कोई वजह नहीं होगी और यह हक तभी जता सकते हैं जब यह मकान इनके नाम से ही होगा। पुलिस ने कहा। पुलिस की बातें सुनकर आंचल और मोहित हैरान हो जाते हैं और अपनी नया दुखता देखकर मोहित कहता है, पापा गलती तो बच्चों से ही होती है, पर इसकी वजह से उसके माता पिता उसे इतनी बड़ा सजा थोड़ी ना देते हैं। इससे पहले वो और कुछ कह पाता, अभिषेक जी उसे एक
जोरदार तमाचा मार कर कहती है, माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। अब तुम भी समझो कि अगर माता पिता अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं और उनके प्यार के लिए उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, तो समय आने पर वो उन्हें मिट्टी में भी मिला सकते हैं। अब जल्दी से घर खाली करो और दफ़ा हो जाओ तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने से। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।